जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हम सबके चैनल ईपीएस पर। दोस्तों, आज से शुरू करने जा रहे हैं एक नई कक्षा जिसका की नाम है सीसेट। आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश पीसीएस की, जैसे कि वैसे तो हम सभी स्टेट लेवल की पीसीएस की तैयारी करें, लेकिन जैसे अभी मई में अपना कौन सा एग्जाम आने वाला है यूपी पीसीएस का, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो यूपी पीसीएस का सीसेट का एग्जाम होता है उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं और कितने घंटे हमें उस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए मिलते हैं। तो आज बात करेंगे सीसेट की कि कितने प्रश्न आते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, कौन से पार्ट से, जैसे कि इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, हिंदी में ग्रामर आते हैं, पैसेज आते हैं, रीजनिंग आती है, मैथ्स आता है, तो किस भाग से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो इन सब पे चर्चा करेंगे। तो आज की सीसेट की क्लास शुरू करते हैं स्टूडेंट एक प्यारे से कोट के साथ कि जब आंखों में अरमान लिया, कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया और आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन कोट के साथ शुरू करते हैं आज की सीसेट की क्लास। वैसे तो आप सभी को पता है संडे में कोई क्लास नहीं लेती हूँ, क्योंकि संडे अपना क्या होता था, संडे स्टूडेंट मेरा मानना है कि मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे आप जितनी भी स्टडी करते हैं आपको संडे उसको क्या करना है, उन सारी चीजों को रिवाइज करना है। क्योंकि प्रीति मैम क्या बोलती है, अल्टीमेटली प्रीति मैम सक्सेस की एक ही की बताती है, वो है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। लेकिन अभी मैं ये इवनिंग में कक्षा को शूट कर रही हूँ। आप सभी ने अपनी संडे वाली जो रिवीजन है अपने टारगेट को पूरा कर लिया होगा, अपनी सारी रिवीजन को पूरा कर लिया होगा। तो दोस्तों, अब हर संडे हम क्या करेंगे, हर संडे हम सीसेट का एक क्वेश्चन पेपर हर संडे सॉल्व करेंगे। तो आज जैसे कि संडे है तो आज मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगी कि सीसेट मतलब उत्तर प्रदेश पीसीएस में जैसे कि आपको पता है 2 पेपर होते हैं। पहले इसी पे चर्चा करते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ, वैसे तो सभी मेरे स्टूडेंट को पता होगा यूपी पीसीएस के बारे में, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको बता देती हूँ स्टूडेंट। यूपी बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। इसमें स्टूडेंट प्री में जो प्री एग्जाम अपना होने वाला है 14 मई को, इसमें कितने पेपर होते हैं स्टूडेंट, इसमें पेपर होते हैं 2। एक तो सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट होता है जिसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, इसमें स्टूडेंट आते हैं 150 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आते हैं, इसमें आते हैं 150 क्वेश्चन। और स्टूडेंट ये कितने नंबर के होते हैं, ये होते हैं 200 नंबर के। कितने नंबर के होते हैं, ये होते हैं स्टूडेंट 200 नंबर के। और इसमें अपन को टाइम कितना मिलता है स्टूडेंट, इसमें अपने को 150 प्रश्न सोल्व करने होते हैं 2 घंटे में। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई जो सामान्य अध्ययन फर्स्ट है उसमें उत्तर प्रदेश पीसीएस में 150 क्वेश्चन आते हैं। और कितना टाइम मिलता है अपने को टाइम मिलता है 2 घंटे का। कितना टाइम मिलता है स्टूडेंट, आप ध्यान में रखें, आपको टाइम मिलता है 2 घंटे का। और क्वेश्चन के मतलब जो क्वेश्चन के नंबर होते हैं वो कितने मिलते हैं अपने को, 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट, नंबर होते हैं 200। अब आप ये चीज ध्यान रखें, जो उत्तर प्रदेश पीसीएस है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैम नेगेटिव मार्किंग कितने की होती है, तो स्टूडेंट आप ध्यान में रखें, उत्तर प्रदेश पीसीएस में नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग कितने की होती है स्टूडेंट, आपको ध्यान में रखना है 1/3 की। इसका मतलब ये है कि अगर आप 3 प्रश्न गलत करते हैं उत्तर प्रदेश के एग्जाम में, मतलब कि यूपी पीसीएस में, तो आपका जो एक सही आंसर है वो भी चला जाता है, मतलब कि वो गलत हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मतलब 1/3 मार्किंग का नेगेटिव का यही होता है कि अगर आप 3 प्रश्न को गलत करते हैं तो जो आपने सही कर रखा है तो उनमें से एक प्रश्न आपका कट जाएगा। तो आपको किससे बचना है स्टूडेंट, आपको बचना है उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग से बचना है। तो जो जितने भी आपको आंसर आते हैं जो एकदम जिसमें आप श्योर हैं, तो मैं तो यही लेके चलती हूँ कि भाई अपने को टारगेट रखना है 120 क्वेश्चन का। कितने का, 120 क्वेश्चन का। तो वो आपको एकदम राइट करके आने। कट ऑफ के बारे में दूसरी वीडियो में बात करेंगे। अभी अगर आप इसका डिटेल सिलेबस जानना चाहते हैं तो उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, लेकिन अगर आप दोबारा जानना चाहते हैं एकदम विस्तार से तो उस पर आपको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो पे कमेंट करना है। तो एक वीडियो में पूरे अच्छे से आपको उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो प्री का एग्जाम का पैटर्न है वो भी विस्तार से चर्चा कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे साथ स्टूडेंट रोज नए नए भी जुड़ रहे हैं, तो उनको भी हमें साथ लेकर चलना है। अब बात करते हैं स्टूडेंट सीसेट की कि भाई जो सीसेट है ये अपना कौन से नंबर का पेपर होता है। तो स्टूडेंट ये होता है सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर तो हो गया सामान्य अध्ययन का, जिसमें कि इतिहास, भूगोल, अपना राजनीति मतलब पॉलिटी आता है,
इन्वायरमेंट आता है, साइंस टेक आता है, करंट अफेयर आता है। ये सब स्टूडेंट किस में आता है, सामान्य अध्ययन फर्स्ट में आता है, मतलब कि जीएस फर्स्ट में आता है। जो सेकंड पेपर होता है स्टूडेंट, वो होता है जीएस सेकंड, इसमें आता है सी सेट। सी सेट, अब आप सोचेंगे सी सेट में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं और कितना हमें टाइम इसको सोल्व करने को मिलता है। तो आप ध्यान में रखें स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन का नंबर होता है 100। सी सेट में स्टूडेंट 100 क्वेश्चन आते हैं और ये कितने नंबर के होते हैं स्टूडेंट, इसमें नंबर होते हैं 2। जैसे कि मैंने बताया जीएस फर्स्ट में स्टूडेंट 150 क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर के होते हैं, ये होते हैं 200 नंबर के, और टाइम सेम मिलता है। 2 घंटे जीएस फर्स्ट के पेपर को मिलता है अपने को और 2 ही घंटे मिलता है सी सेट के पेपर को सोल्व करने में। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब इसमें स्टूडेंट आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जो सी सेट का पेपर होता है ना, ये उत्तर प्रदेश पीसीएस में जो यूपी पीसीएस का एग्जाम होता है उसमें क्वालिफाई नेचर का होता है, मतलब इसमें सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स लाने हैं, इसमें कट ऑफ में नंबर नहीं जुड़ते हैं। तो अगर आप इसमें कितने नंबर लाने हैं स्टूडेंट, आपको मतलब 33% लाना है, मतलब कि आपको स्टूडेंट 66 नंबर लाने हैं। कितने नंबर लाने हैं स्टूडेंट, आपको 66 नंबर लाने हैं। मतलब कि अगर आप 200 में से 66 नंबर ले आते हैं तो आप सी सेट को पास कर लेंगे। लेकिन आपको सी सेट को इतने हल्के में नहीं लेना है। ये क्यों नहीं लेना है, क्योंकि स्टूडेंट पहले अपना पेपर सी सेट का ही चेक होता है। आप जीएस में कितने भी बड़े धुरंधर हैं, आपको इतिहास बहुत अच्छे से आता है, आपको ज्योग्राफी मतलब कि भूगोल बहुत अच्छे से आता है, आपने इंडियन पॉलिटी भी बहुत अच्छे से कर रखी है, इन्वायरमेंट भी आपका अच्छा है और करंट अफेयर को तो आपने एकदम चार्ट रखा है। उसमें आप श्योर है कि भाई अगर करंट अफेयर से 35 क्वेश्चन आए तो अपन 30 तो बना के आ ही जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट, इन सब का कोई फायदा नहीं होगा इतना सब पढ़ने का अगर आपका सी सेट अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर आप जीएस फर्स्ट में बहुत अच्छा स्कोर करके आ जाते हैं, जैसे कि 130 प्लस या 120 या फिर 100 प्लस स्कोर करके आ जाते हैं, मतलब आप कट ऑफ को पार कर लेते हैं। लेकिन अगर आप सी सेट में 66 नंबर नहीं ला पाते, 33% नहीं ला पाते, तो आपका ये वाला पेपर चेक नहीं होगा। क्या मतलब है इसका, कि आपने इसमें कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस किया हो, कितने भी अच्छे से आपने चीजों को पढ़ा हो और इसमें आप 120 130 प्लस स्कोर करके आ रहे हैं या 100 प्लस स्कोर करके आ रहे हैं, मतलब कट ऑफ को आपने क्लियर कर लिया है। लेकिन अगर आप सी सेट को पास नहीं कर पाएंगे ना, तो आपका ये पेपर चेक नहीं होगा। तो इतना जितना भी आपने सारी चीजों को पढ़ा है, इतिहास, भूगोल, इन्वायरमेंट, अपना ये साइंस टैग, करंट अफेयर, वो सारा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, वो सारा व्यर्थ हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी सी सेट को हल्के में नहीं लेना है। क्या, बिल्कुल भी आपको सी सेट को हल्के में नहीं लेना है। क्योंकि स्टूडेंट अगर आप इस पेपर को पास करेंगे, मतलब कि 66 नंबर सी सेट में लाएंगे, तभी आपका जीएस फर्स्ट का पेपर चेक होगा। तो पहले क्या जरूरी है, पहले जरूरी है अपना सी सेट को करना। अब ये जरूरी क्यों है, जरूरी तो ये भी है, अब काफी बच्चे क्या सोचते हैं, जीएस तो हम पढ़ते रहते हैं, हमारा जैसे हमने इतिहास भी, अभी जैसे कि अपना फरवरी चल रहा है स्टूडेंट, मार्च अप्रैल 2 महीने बचे हैं, दो चलो इसको भी लगा लो, 20-25 दिन अभी ये भी बचे, क्योंकि आज तो 5 ही तारीख है, अब अपना 20-25 दिन आराम से ये भी बचे हैं। लेकिन आप सभी को पता है 2.5-3 महीने और पीटी निकालना, इसमें आपको जीएस के भी सारे, अगर जिन बच्चों ने पहले से तैयारी कर रखी होगी वो अपनी स्पीड को बढ़ा लेंगे। जैसे कि अभी तक तो मेंस की बच्चे तैयारी करते हैं, अब जो 2-3 महीने बचते हैं ना, उसमें बच्चा पीटी पढ़ता है कि भाई अब पीटी की तैयारी करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं बचा है, मई में अपना पेपर है। जैसे आप सभी को बता दूं स्टूडेंट, कब है एग्जाम, प्री का एग्जाम है, यूपी पीसीएस का एग्जाम है 14 मई को, कैलेंडर जारी हो गया था तो आप सभी को पता होगा डेट का, तो 14 मई को है यूपी पीसीएस का एग्जाम। तो स्टूडेंट इस समय पे ना, इस सभी स्टूडेंट में जितने भी जुड़े हुए हैं या जो भी स्टेट लेवल पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने पीटी ओरिएंटेड अपनी तैयारी करना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि अभी 2.5 महीने अपने पास बचे हैं। तो इसमें स्टूडेंट आपको अपनी रणनीति ऐसे सेट करनी है कि आप अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म कर पाए, क्योंकि आपको जीएस तो लेके ही चलना है। जीएस तो आपका ऑलमोस्ट तैयार हो गई, क्योंकि अभी आप मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, आपने आंसर राइटिंग अपनी कर ली होगी, क्योंकि जैसे पीटी पास हो जाता है ना, फिर अपने पास 3 ही महीने बचे होते हैं। 3 महीने के बाद क्या होता है, कभी कभी ढाई महीने बाद, 3 महीने बाद ही पेपर शुरू हो जाते हैं मेंस के, तो फिर इतना टाइम नहीं बचता है, फिर तो रिवीजन उन 3 महीने में रिवीजन ही हो पाती है। तो सारे बच्चे ना क्या करते हैं, पहले से ही मेंस को तैयार कर लेते हैं, पीटी का 2-3 महीने जब बचते हैं ना, तब तैयारी करते हैं। लेकिन उसमें भी गलती क्या होती है, सारे
जितने भी स्टूडेंट होते हैं ना वो पहले जीएस को तैयार करते हैं, मतलब सामान्य अध्ययन फर्स्ट को तैयार करते हैं कि भाई इतिहास पढ़ लो, भूगोल पढ़ लो, सारा इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। करंट इतनी सारी होती है, क्योंकि करंट को तो आप सभी को पता है, ये तो स्टूडेंट पूरा महासागर है, जितने ज्यादा गोते लगाओ उतने ही कम है, जितना डूबोगे। अभी ये पढ़ना है, अभी इंडेक्स पढ़ने हैं, अभी आर्थिक सर्वेक्षण आ गया, अभी आर्थिक बजट आ गया, तो ये सब अपने को तैयार करना है। तो उसको तो आप डेली जितना पढ़ो उतना ही कम है। मतलब मैं तो ये कहूंगी कि आपको दिन का 1.5 से 2 घंटा अपना करंट अफेयर को डेली देना ही चाहिए, क्योंकि लास्ट में अगर हम सोचते हैं ना कि भाई तब पढ़ लेंगे तो स्टूडेंट नहीं हो पाता है। अगर आप सोचेंगे कि भाई मई में पेपर है, अप्रैल में पढ़ ले, तो इतने सारे डाटा एकदम से याद नहीं होते हैं। मतलब बार बार आपको मतलब डेली अपडेट रहना चाहिए कि देश दुनिया में हो क्या रहा है, और फिर बाद में मैगजीन लाके जो वार्षिकी होती है उसे पढ़ ले, वो तो बेस्ट तरीका है। लेकिन आप ये सोचे ना कि भाई बाद में ही देख लेंगे करंट अफेयर को, तो फिर दिक्कत हो जाती है। ऐसे ही सी सेट के साथ है। देखो सी सेट के अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है 2.5 महीना। तो मैं ये कह रही हूँ कि आपको जैसे दिन में अपना दिन रात लगा के 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में आप जितने भी घंटे पढ़ते हैं, मैं तो ये कहूँगी कि स्टेट लेवल पीसीएस, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सभी बच्चे 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप स्टेट लेवल पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, तो आपको एकदम मन लगा के एकदम अच्छे से कम 7 से 8 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो उसमें क्या करें भाई, 3-4 घंटे आपने क्या अपना जीएस कर लिया, और जो 2 घंटे आपको स्टूडेंट 1.5 से 2 घंटे आपको क्या करना है, आपको स्टूडेंट सी सेट सोल्व करना ही करना है। क्योंकि मैंने इसका महत्व पहले ही बता दिया, अगर आप सी सेट फेल कर गए ना, तो आपका ये जीएस पेपर भी चेक नहीं होगा, चाहे आप कितने भी बड़े जीएस में धुरंधर क्यों ना हो, आपने सारी चीजें क्यों ना समझ के या रट के, जैसे भी आपको याद होती है, क्योंकि फैक्चुअल चीजें होती है पीसीएस में, तो आधे बच्चे तो रट के ही काम चला लेते हैं। तो जिसने जैसे तैयारी कर रखी होगी, तो अगर आप इसको XYZ में लेंगे ना, इसको ये सोचेंगे कि भाई बाद में देख लेंगे, इसको तो हम पीवाईक्यू सोल्व करेंगे तब हो जाएगा। जिनका देखो सी सेट पहले से तैयारी करे, जिनका अच्छा है ना, उनके लिए तो मैं ये कहूंगी कि आप संडे रखें, सी सेट को आप संडे को प्रैक्टिस कर लें। जैसे कि आप पीवाईक्यू सोल्व कर रहे हैं, या फिर कहीं से भी आप जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह लगा रहे हैं, तो आप संडे भी करेंगे ना, तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन जिन बच्चों का थोड़ा हल्का होता है, मतलब कि जैसे कि मैथ्स, काफ़ी बच्चों का मैथ्स अच्छा नहीं होता है, तो स्टूडेंट मैं ये कह रही हूँ कि आपको सी सेट को हल्के में नहीं लेना है। हल्के में मैं बार-बार फोकस इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि आपकी मैम का खुद एक क्वेश्चन से स्टूडेंट पिछली बार जो सन 2022 का यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम था, वो पीटी रुक गया था। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और इसलिए क्योंकि मेरा इसमें जीएस फर्स्ट में 120 प्लस स्कोर था, लेकिन सी सेट में स्टूडेंट मेरा एक क्वेश्चन से रह गया था। जब मैंने आंसर की देखी थी, तो मैं बार-बार यही दुआ कर रही थी कि कहीं से एक क्वेश्चन बन जाए मेरा, कहीं से कोई सा तो राइट हो जाए। तो इसलिए स्टूडेंट मैं इस पेपर को काफ़ी सीरियस लेके चलती हूँ, और मैं ऐसा मानती हूँ कि मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जुड़े हैं जिनको मैथ में प्रॉब्लम है, क्योंकि सभी की ना ही तो इंग्लिश अच्छी होती है, जैसे हिंदी मीडियम से बच्चे पढ़े होते हैं, तो सबकी हिंदी अच्छी नहीं होती है, ना ही सबका मैथ अच्छा होता है। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, अभी मैं बताने जा रही हूँ कि जो सी सेट होता है, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड, मतलब किस भाग से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इस पे चर्चा करते हैं स्टूडेंट। जैसे सी सेट का मैंने सारा बता दिया, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, कितना अपने को टाइम मिलता है। स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट में आता है अंतर्वैयक्तिक एवं संचार कौशल। क्या स्टूडेंट, पहले भाग में आता है अंतर्वैयक्तिक एवं संचार कौशल। इसका अंग्रेजी में मीनिंग क्या है, इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल। इससे स्टूडेंट कितने क्वेश्चन आते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं स्टेट लेवल पीसीएस, मतलब कि यूपी पीसीएस में 18 क्वेश्चन। अब स्टूडेंट इसमें ना थोड़ी जो लैंग्वेज की, हिंदी भाषा की दिक्कत हो जाती है, क्योंकि देखो अगर आप यहीं से समझोगे ना, अंतर्वैयक्तिक एवं संचार कौशल, तो हिंदी में तो इसको ये कहते हैं अंतर्वैयक्तिक एवं संचार कौशल, अंग्रेजी में इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल। स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन से यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, संचार कौशल से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जब हम सी सेट का पेपर अटेंड करते हैं यूपी पीसीएस का, सबसे ज्यादा दिक्कत यहीं पर होती है, क्योंकि अगर आप इसको हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो आपकी बहुत सारी चीजें पल्ले नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप इस भाग को अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो फिर भी आप चीजों को समझ लेंगे। तो मैं तो आपसे यही कोशिश करूंगी कि जितने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, वो इस पेपर को, जो ये वाला पार्ट है ना, पार्ट फर्स्ट, इसको थोड़ा अंग्रेजी में समझने का प्रयास करें और फिर आंसर देने का प्रयास करें। तो आपका जैसे 18 है, इसमें से आप 10% तो
अच्छे से बनाकर आएंगे। लेकिन इसके लिए भी आपको स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी और ये मैं आपको करा दूंगी, ऐसे डरने वाली बात नहीं। आज तो मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि भाई सी सेट में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सेकेंड पार्ट में स्टूडेंट कैसे आता है, सेकेंड पार्ट है निर्णय क्षमता का, मतलब कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। निर्णय क्षमता के क्वेश्चन आते हैं। ये कितने आते हैं स्टूडेंट, ये आते हैं 7 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, मतलब कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी से आते हैं। थर्ड पे मूव करते हैं स्टूडेंट। थर्ड आते हैं तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, मतलब कि लॉजिकल एंड एनालिटिक एबिलिटी। यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर स्टूडेंट पार्ट फोर्थ में सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी, यहाँ से आते हैं कितने क्वेश्चन आते हैं, 18 स्टूडेंट। ये है रीजनिंग का, इसे हम रीजनिंग के पार्ट में रखते हैं। रीजनिंग से कितने क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से आते हैं स्टूडेंट 18 क्वेश्चन, मतलब कि 18 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और मोस्टली सब बच्चे इस जो ये वाला पार्ट है इसको सभी बच्चे बहुत अच्छे से अटेंड करके आते हैं, क्योंकि सभी बच्चों की मैं ऐसा मानती हूँ कि रीजनिंग काफ़ी अच्छी होती है और स्टूडेंट ये होनी भी चाहिए। अगर आप सी सेट का पेपर पास करना चाहते हैं तो जिन बच्चों का मैथ और अंग्रेजी थोड़ा ठीक नहीं है ना, तो वो घबराए नहीं। देखो 100 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, प्रश्न है 100, तो घबराने की तो कोई बात नहीं है। अपने को 66 नंबर ही तो लाने हैं, तो इनमें से आप कम से कम 40% का टारगेट लेकर चले। अपने को 100 में से 100 तो लाने नहीं, वैसे भी क्वालिफाई नेचर का ये पेपर है, तो आप 40 से 50 क्वेश्चन को, मैं तो ये कहूंगी कि 50 क्वेश्चन को टारगेट करके चले कि भाई अपने को 50 से 60 प्रश्न हल करके आने, लेकिन उनकी आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। अब आप ये कैसे करेंगे, जिनकी मैथ और अंग्रेजी ठीक नहीं है वो घबराए ना, वो ज्यादा किस पे काम करे, रीजनिंग पे काम करे। कभी कभी स्टूडेंट 18, कभी कभी 20 प्रश्न रीजनिंग के आ जाते हैं, तो अगर 20 प्रश्न आगे तो 15 तो आप राइट बनाकर ही आओगे। और ऐसे कोई हवा नहीं है रीजनिंग का। रीजनिंग को मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि रीजनिंग को आपको सोल्व कैसे करना है, क्या क्या तरीके अपनाने हैं कि आप रीजनिंग के सारे प्रश्न को अच्छे से हल करके आएंगे और वो प्रश्न आपके राइट ही होंगे। तो 15 प्रश्न बन गए अपने किससे, रीजनिंग से। आगे अपनी हिंदी बची है, हिंदी से कर लेंगे। हिंदी में व्याकरण है, पैसेज, वो तो अगर हम हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े तो हिंदी तो हमारी अच्छी होती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हम पैसेज के आंसर भी अच्छे से बनाकर आते हैं, हम जो व्याकरण होती है उसके भी आंसर अच्छे से बनाकर आते हैं। अब स्टूडेंट हिंदी भाषा से भी, मतलब व्याकरण और हिंदी से भी कितने प्रश्न आते हैं, यहाँ से भी आते हैं 20। अब देखो 20 प्रश्न ये हो गए, 20 प्रश्न ये हो गए और 15, मैं 15 एवरेज लेके चल रही हूँ, लेकिन आप 18 भी राइट करके आ सकते हैं रीजनिंग में, क्योंकि इतना हाई लेवल का रीजनिंग नहीं पूछा जाता है। 10th 12th लेवल की ही रीजनिंग आती है, जैसे कि कर्म से लगाने को चीजें हो गई, और आपको इसमें स्क्वायर क्यूब याद करने हैं, और जो सीरीज होती है ना जैसे ABCD है उसमें लगाने को आ जाएंगे कि 1 2 3 पे क्या आता है, वो आपको ध्यान में रखना है। अभी मैं बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 20 तो प्रश्न हो गए आपके हिंदी के और 15 हो गए ये, तो कितने हो गए, 35 तो यही हो गए। तो अगर आप देखें कि 2 ही पार्ट से अगर आप रीजनिंग अच्छे से कर लेते हैं, अगर आप हिंदी अच्छे से कर लेते हैं, तो आपका आराम से सी सेट पास हो जाता है। ऐसे बिल्कुल भी आपको सी सेट में घबराने की जरूरत नहीं है। बस स्टूडेंट इसमें क्या होता है पेपर में, इसको बस मैं ये कह रही हूँ कि आपको हल्के में नहीं लेना है। आपको रोज इसका, जैसे कि आप संडे ले ले या हफ्ते में 2-3 दिन आपको सी सेट सोल्व करना ही है। इसमें आपको मेन क्या करना है, आपको PYQ के क्वेश्चन पेपर लेकर आना है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ले लेना, लेकिन मैं सभी बच्चों की दिक्कत समझती हूँ। अगर आप नहीं खरीद पा रहे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हर साल का, जैसे कि 5-6 साल के तो PYQ मैं आपको सोल्व करा दूंगी। जैसे सन 2020 का कर लेंगे, 21 का कर लेंगे, 22 का कर लेंगे और 17-18, 5 साल के तो मैं गारंटी ले रही हूँ, मैं आपको सी सेट के सारे पेपर सोल्व करा दूंगी अपने बोर्ड पर। तो ऐसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सी सेट का तो मैं ये कह रही हूँ आप PYQ मत खरीदना, मैं ही करा दूंगी, क्योंकि उस पर पैसा खर्च क्यों करना। तो बात करते हैं स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट की हो गई। सामान्य मानसिक योग्यता आएगी, मतलब कि जनरल मेंटल एप्टीट्यूड आएगा। फिर आएगा स्टूडेंट बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब कि मैथ्स से स्टूडेंट कितने 18 19 कभी कभी 20 क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसमें मैथ भी कोई ऐसे हाई लेवल का नहीं आता है स्टूडेंट। इसमें जो सी सेट में UPPCS हो गया, यहाँ पर ना मैथ 10th लेवल का पूछा जाता है। तो उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं इस पर भी हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा कर लेंगे। अगर आप वही 6-7 टॉपिक कर लेते हैं ना, तो आपका मैथ आराम से हो जाएगा और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं तो आराम से जो मैं टॉपिक आपको बताऊंगी, अगर वो आप अच्छे से कर लेते हैं, वैसे मैं भी
अभी सोल्व कराऊंगी आपको, तो आप 10 से 12 क्वेश्चन आराम से इजीली बनाकर आ जाएंगे। तो ऐसे मैथ से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें अभ्यास के ऊपर डिपेंड करती हैं, इसलिए मैं कहती हूँ कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस। क्योंकि क्या कहते हैं, प्रैक्टिस मेक्स मतलब कोड तो ये है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। लेकिन हम मैन को क्यों टारगेट करें, इसमें तो जो लड़कियां हैं वो भी परफेक्ट हो सकती है। प्रैक्टिस तो लड़कियां, जो औरतें हैं, उनको भी परफेक्ट बनाती है। तो मैंने अपना कोट अलग से डिजाइन किया है, प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमन परफेक्ट। तो स्टूडेंट, जो भी जितने भी, चाहे महिला हो, लड़की हो, लड़का हो, या कोई भी हो, अगर स्टूडेंट आप किसी भी क्षेत्र में, ये मैं ये नहीं कह रही सिर्फ एजुकेशन के क्षेत्र में, अगर आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, अगर आप प्रैक्टिस 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 करते हैं तो आप एक ना एक दिन परफेक्ट हो ही जाते हैं। तो ऐसे ही हम किसी भी सब्जेक्ट को ऐसे नहीं करेंगे कि भाई ये तो अपने को नहीं करना, भाई मैथ तो अपने समझ में ही नहीं आती। ऐसा कर लेंगे कि मैथ को हमें बैरियर नहीं बनाना कि भाई ये तो अपने से आता ही नहीं। अगर आप ये सोच लेंगे ना, तो ऐसा ही होगा, आप कभी भी मैथ को, अंग्रेजी को नहीं समझ पाएंगे। तो उसको भी आपको समझने का प्रयास करना है। अगर आप थोड़ा उस पर अभ्यास करेंगे ना, तो वो भी आपके समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब स्टूडेंट, नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट है हिंदी। हिंदी भाषा, व्याकरण और अवबोध क्षमता। तो स्टूडेंट, हिंदी में, हिंदी से कितने क्वेश्चन आते हैं? हिंदी से क्वेश्चन आते हैं 20, कभी कभी 18, 20, 22 ऐसे क्वेश्चन आते हैं सी सेट में हिंदी से। तो हिंदी तो हम हिंदी मीडियम वालों की जान होती है, तो इसमें तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में स्टूडेंट कैसे आते हैं? व्याकरण से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि संधि हो गया, समास हो गया, और अपना ये विपरीतार्थक शब्द हो गए, और समानार्थी शब्द हो गए, ऐसे करके अनेकार्थी शब्द हो गए। या व्याकरण को शुद्ध करके, कि जैसे उज्ज्वला है उसको कैसे लिखा जाता है, या आशीर्वाद को कैसे लिखा जाता है, 3-4 तरीके से दे देंगे। तो उसमें पूछेंगे इनमें से आशीर्वाद को कैसे लिखा जाता है, मतलब सही चुनिए, आशीर्वाद को सही चुनिए, या शब्द का सही चुनाव करें। तो आशीर्वाद लिखा होगा, तो आशीर्वाद को कैसे लिखा जाता है, 4 टाइप से दिया होगा, तो हमें सही को फाइंड आउट करना होगा। तो व्याकरण में ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। फिर स्टूडेंट, सबसे मजेदार जो होता है वो होता है कॉम्प्रीहेंशन, जो कि हम कहते हैं अपठित गद्यांश। जैसे कि हमें पढ़ के एक गद्यांश लिखा हुआ होता है, जैसे ये बोर्ड है अपना, यहाँ से यहाँ तक एक गद्यांश लिखा होगा, उसे पढ़ के 5 क्वेश्चन दिए होंगे और हमें आंसर फाइंड आउट करना होता है। और स्टूडेंट, सीरियसली बताओ, अगर आपने अपने स्टेट लेवल के, किसी भी स्टेट लेवल की पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर सी सेट आता है, या किसी भी एग्जाम में आपने देखा होगा, जो हिंदी के ये कॉम्प्रीहेंशन के आते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं। कई बार तो ऐसा पैसेज होता है कि आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ के ये आंसर दे देंगे। लेकिन फिर भी पहले आपको क्या करना है, पहले आपको पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। उस पे भी हम आगे की सी सेट की कक्षा में अच्छे से अभ्यास करेंगे। तो सी सेट में जो ये हिंदी का अपना पार्ट है, उसमें तो आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाले। आप 20 में से 20 ही एग्जाम में बनाकर आएंगे। बात करते हैं स्टूडेंट अंग्रेजी भाषा की। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज भी आती है, और इसमें आएगा अंग्रेजी लैंग्वेज में ग्रामर, और इसमें भी हिंदी की तरह पैसेज आते हैं। और सच्ची बताओ, क्योंकि मैंने अपना यूपीपीसीएस का एग्जाम दिया है, स्टूडेंट अंग्रेजी का पैसेज भी इतना भारी नहीं होता है, बहुत इजी पैसेज होता है। सिर्फ आपको वो पैसेज को पढ़ना है और समझने का प्रयास करना है कि आखिरकार पैसेज में कहा क्या गया है। और पैसेज कोई इतना ऐसे नहीं आता है कि अलग से टॉपिक पे दे देंगे। जैसे कि कोविड चल रहा था, तो उस समय कोविड के ऊपर पैसेज आ गया था, और या फिर एजुकेशन के ऊपर आ जाएगा, हेल्थ के ऊपर आ जाएगा। तो उसको आपको समझना है कि भाई पैसेज में पूछा क्या गया है, उसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट आप पैसेज को पढ़ेंगे ना। उसका भी मैं अभ्यास आपको बोर्ड पे ही कराऊंगी, तो बिल्कुल भी आपको सी सेट में घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बताऊंगी कि कैसे आप लाइन को पढ़ के आंसर अच्छे से अपना निकाल सकते हैं। और पैसेज भी 5 नंबर का आता है, 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें से हमें फाइंड आउट करना होता है। तो इसमें भी जो अंग्रेजी का भाग है, इसमें अंग्रेजी भाषा में व्याकरण और कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट आता है। इसमें भी स्टूडेंट कितने क्वेश्चन आते हैं? 15। तो ये पूरे मिला के कितने, ये स्टूडेंट 1 2 3 4 5 5, और ये हो गया अपना 6 7। ये स्टूडेंट अपना 7 पार्ट में अपना जो सी सेट का एग्जाम है वो डिवाइड है। कितने पार्ट्स में? 7 पार्ट्स में। वो सारे पार्ट्स मैंने बता दिया कि भाई कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो इस पे मैंने डिटेल में चर्चा कर ली। अब मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देके आपको बताती हूँ कि भाई कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले ही स्टूडेंट बात कर लेते हैं रीजनिंग की। इतना तो मैं आगे आपको सोल्व नहीं करा पाऊंगी, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि भाई रीजनिंग से 18 क्वेश्चन आते हैं। तो रीजनिंग से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ताकि आप सी सेट से घबराए ना, इसे एक तरीके का बैरियर ना
ना समझे कि भाई सी सेट में हम कैसे करेंगे और पता नहीं होगा भी हमसे या नहीं। तो स्टूडेंट अभी भी अपने पास ढाई महीने हैं, तो आराम से हम हर संडे सी सेट को, जैसे कि आज तो मुझे आपको इंट्रोडक्शन देना था, मतलब कैसे पेपर आते हैं, किस पार्ट से कितने आते हैं, वो मैंने बताया। नेक्स्ट जो मैं संडे को क्लास लूंगी सी सेट की, उसमें एक जैसे कि सन 2020 का क्वेश्चन पेपर लेंगे, उसको अच्छे से जितने भी प्रश्न, जैसे कि 100 क्वेश्चन आते हैं, तो वे क्वेश्चन लिख के मैं उनके आंसर साथ साथ आपको बताऊंगी कि भाई कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे हम आंसर को फाइंड आउट करते हैं, और कैसे हम 100 क्वेश्चन में से अपने मतलब 50 क्वेश्चन ऐसे बना लेंगे कि भाई 50 से 60 क्वेश्चन अपने राइट ही करके आएंगे। उसमें से क्या, इसमें बड़ी बात थोड़ी ना, 66 नंबर तो अपने आराम से आ जाएंगे। तो ये पूरा पेपर सोल्व करेंगे हम नेक्स्ट संडे। आज मैं बताऊंगी आपको कि भाई रीजनिंग से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टूडेंट इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी इसमें। स्टूडेंट अगर मैं बात करूं रीजनिंग, जैसे अभी मैंने बताया भाई हिंदी में कैसे बनते हैं, जैसे समास, संधि और अपना विपरीत से, समानार्थी शब्द से ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, और कॉम्प्रिहेंसिव से कैसे बनते हैं। तो स्टूडेंट ऐसे ही रीजनिंग का बताऊंगी। रीजनिंग से स्टूडेंट जैसे कि रैंकिंग से क्वेश्चन बनते हैं कि राम का ऊपर से स्थान इतना है, सीता का नीचे से स्थान इतना है, तो इनका मतलब स्थान क्या होगा, ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं। तो वो जब मैं आपको आगे कराऊंगी ना सोल्व, तो तब बताऊंगी कि भाई रैंकिंग से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी मैं ये बता रही हूँ कि रैंकिंग से क्वेश्चन बनते हैं, और फिर एज से कि भाई राम की आयु इतनी है, श्याम की इतनी है, या ऐसे कि राम की आयु श्याम के पिता के 2 गुनी है, ऐसे करके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो एज से भी क्वेश्चन बनते हैं। थर्ड है स्टूडेंट रेखा चित्र से क्वेश्चन बनते हैं। रेखा चित्र से कैसे कि भाई शरीर, कान, मुंह, इसका संबंध बताइए, और आपको ऐसे डायग्राम दे देंगे कि शरीर, कान, मुंह, और फिर ऐसे दे देंगे शरीर, मतलब ऐसे करके गोले होते हैं ना, ऐसे करके बना दे। ये ए ऑप्शन हो गया, ये हो गया बी, और सी दे देंगे जैसे शरीर, नाक, और इसमें दे देंगे। तो इसका स्टूडेंट ये होता है कि इसको फाइंड आउट करो कि इसमें से राइट क्या है रेखा चित्र में। तो हमें पता है स्टूडेंट ये हो गया अपना शरीर। शरीर में ही क्या होता है स्टूडेंट, कान होता है, और शरीर में ही क्या होता है, मुंह होता है। तो ये करके हमारा डायग्राम ऐसे करके बनेगा। तो इस पे भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि अगर आपके ऐसे संबंध रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उसको आप फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो इसको भी अगले संडे अच्छे से आपको, क्योंकि अभी तो इतनी सारी चीजें समझानी थी ना, तो फिर अभी अगर सोल्व कराऊंगी तो फिर इसको मिटा के फिर कराना पड़ेगा, और फिर ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, और फिर लास्ट तक आप देखते नहीं हो कि भाई मैम ने लास्ट में क्या करा है। इसलिए स्टूडेंट मैं बोलती हूँ कि आपको लास्ट तक कक्षा में जुड़े रहना है, क्या पता लास्ट में मैं क्या चीज बता दूं, क्या इन्फॉर्मेशन आपके काम आ जाए। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको लास्ट तक कक्षा में जुड़े रहना है। तो स्टूडेंट फिर बात करते हैं कूट। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि आपको ABCD की, मतलब A to Z सारी ABCD याद होनी चाहिए कि भाई अगर पूछ लिया जाए कि भाई टी कौन से नंबर पर आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो टी है ये 20 पर आता है। ठीक है, ऐसे ही आपको A to Z सारी जो ABCD होती है स्टूडेंट, इसका आपको पता होना चाहिए कि A कौन से नंबर पर आता है, B कौन से नंबर पर आता है, C कौन से नंबर पर आता है। अगर आपको ये सारी सीरीज नंबर वाइज याद है, तो तभी आप जो ये कूट वाले क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, ये सोल्व कर पाएंगे। तो ये मुझे तो सारे अच्छे से एकदम टिप्स पे याद है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैम अपना जे बताओ, जैसे जे है, के बताओ या पी बताओ, पी कितने नंबर पर आता है, पी आता है 16 पे। अगर आप मुझसे आर पूछेंगे तो मैं बता दूंगी 18 पे आता है। तो स्टूडेंट ये जो सीरीज थी ना, ये हमने कॉलेज टाइम में याद कर ली थी। कैसे की थी, क्या ट्रिक लगा के हमने याद की थी, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझाऊंगी, और आपको भी अच्छे से ये सारी चीजें याद हो जाएगी। थोड़ा सा हिंट देती हूँ स्टूडेंट, कॉलेज लाइफ में क्या था कि हम कोई ना कोई ऐसे की देखते हैं पेपर, जैसे SSC, CHSL वगैरह के होते हैं ना, तो इतना तो आइडिया नहीं था गवर्नमेंट एग्जाम का। लेकिन फिर भी जैसे किसी ने बता दिया कि ये एग्जाम दे लो, तो उस समय किसी ने बताया कि भाई रीजनिंग भी आती है, सीरीज याद करनी होती है। तो हम ऐसे ही फ्रेंड्स ग्रुप में बैठ जाते थे, फिर बोलते थे जैसे किसी का नाम L से है तो उसको नंबर दे देते कि भाई तेरा नंबर ये है, किसी का S से है तो उसे नंबर दे दिया। जैसे मेरा नाम P से था तो मुझे नंबर दे दिया था कि भाई प्रीति का नाम P से स्टार्ट है, इसको 16 नंबर दे दो। तो ऐसे हमें बहुत सारे जो ये अल्फाबेट होते हैं इनके ऐसे ही याद हो गए थे नंबर कि भाई ये है।
आधे तो ऐसे बैठा लिए थे और आधे कैसे याद करे थे वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जो संडे को क्लास लेंगे, वो यहीं पर आपको सारे A to Z सारी संख्या के नंबर याद करा दूंगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट कूट से कैसे बनते हैं, जैसे कि 1 5 7 8 9 है, इसका कूट दे रखा है XTZAL। सेकंड है 2 3 4 6, इसका कूट दे रखा है NPSU। तो इसमें पूछा है 2 2 3 5 2 3 5 4 9 का कि इसको क्या लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको ऐसे करते हैं कि भाई हमें पता है कि भाई 2 का दे रखा है यहाँ पर n, तो हम यहाँ पर लिख देंगे n। अब यहाँ पर पूछा है कि भाई हमें पूरी संख्या का बताना है 2 3 5 9 का, तो ये संख्या जैसे कि हमने देखा 2 पे आ रहा है n, अब देखो कि भाई 3 पे क्या आ रहा है, 3 पे आ रहा है p, 3 पे क्या आ रहा है p। अब बात करते हैं 5 की, 5 पे देखो 5 पे आ रहा है z, 5 पे z आ रहा है। अगर 4 की बात करें स्टूडेंट, 4 पे आ रहा है s, और अगर 9 की बात करें तो 9 पे आ रहा है स्टूडेंट l। तो हमारा आंसर निकल गया स्टूडेंट HPZSL। तो हमारा आंसर ये राइट होगा। और एग्जाम में कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, कैसे आप जल्दी से रीजनिंग को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट 100 क्वेश्चन है और ये पेपर काफी टेक्निकल माना जाता है सी सेट का, तो इसमें आपको टाइम का भी मैनेज करना होगा। क्योंकि इसमें तो क्या है, अपने जीएस फर्स्ट में क्या आता है, जो याद है वो याद है, उसको हम राइट लगा देंगे, जो याद नहीं है उसे आगे बढ़ेंगे कि भाई ये नहीं आ रहा दिमाग में, क्योंकि 4 ऑप्शन है, ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो अगला छूट जाएगा। तो इसमें जो याद है वो याद है, जो नहीं है वो नहीं है। लेकिन सी सेट में स्टूडेंट सोल्व करने में क्वेश्चन को ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इसमें आपको रीजनिंग में कैसे स्पीड बढ़ाना है, इस पे भी हम नेक्स्ट जो संडे को क्लास लेंगे उस पे अच्छे से चर्चा करेंगे। आप स्टूडेंट 2-3 ऐसे देखेंगे ना कि भाई 2 3, मैं आपको इतने इजी से बताऊंगी ना रीजनिंग को, ऐसे मजे मजे में पढ़ेंगे, क्योंकि स्टूडेंट मैंने रीजनिंग की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी है। मतलब मैं बिना पेन पेपर उठाए रीजनिंग को वहीं पे क्वेश्चन पेपर पे सोल्व कर देती हूँ, इतनी बेस्ट मतलब मैंने प्रैक्टिस कर करके अपनी रीजनिंग कर रखी है। तो ये सारे तरीके मैं आपको अगली जो मैं संडे की क्लास लूंगी, जिसमें कि मैं आपको सन 2020 का पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व कराऊंगी, उसमें आपको सारी ट्रिक बताऊंगी। तो आपको अगले संडे की कक्षा में जुड़े रहना है। देन स्टूडेंट आकृति से पूछते हैं क्वेश्चन, आपको जैसे एक वर्ग या क्यूब दे देंगे या त्रिभुज दे देंगे, उसमें ऐसे जैसे 4 2 1, यहाँ पर 21, 5 3 8, यहाँ पे 98, 6 7 3, तो पूछ लेंगे कि इस बॉक्स में क्या आएगा। तो स्टूडेंट इसको आप फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसको आप, इसके लिए आपको क्या याद करना है स्टूडेंट, स्क्वायर और क्यूब। स्क्वायर और अगर आपको क्यूब याद है तभी ये आपको क्वेश्चन को फाइंड आउट कर पाओगे। तो इसको मैं आपको नेक्स्ट जो संडे की क्लास लूंगी उसमें अच्छे से सोल्व करके बताऊंगी कि ऐसे आंसर को कैसे, ऐसे क्वेश्चन को आपको आंसर कैसे करना है। और यहाँ से स्टूडेंट जो ये लुप्त संख्या है ना, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से 2 से 3 कई बार जैसे ऐसे बॉक्स में आएंगे, कई बार त्रिभुज में देंगे, और एक ही जैसे सी सेट का पेपर है ना, 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही लग जाते हैं। क्योंकि ये 2 से 3 प्रश्न ऐसे क्यों आते हैं, क्योंकि ये काफी टाइम टेकिंग होते हैं। अगर आपको क्यूब और स्क्वायर याद है, या और भी तरीके से जैसे कई बार प्लस करके, कई बार गुना करके, कई बार माइनस करके चीजें निकलती है, तो उसको आप कैसे आंसर को फाइंड आउट करोगे, ये मैं आपको पूरे अच्छे से ट्रिक से नेक्स्ट अपनी संडे की क्लास में बताऊंगी। देन स्टूडेंट एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि कथन, जैसे कथन दे देंगे, जैसे रमा सोनम से उम्र में बड़ी है, काजल पूजा से उम्र में बड़ी है, प्रीति पूजा से उम्र में बड़ी है, लेकिन दीपा से छोटी है, ऐसे करके आंसर आ जाए। तो पूजा से बड़ी कौन है, ऐसे करके आंसर आता है। और वो आपको कथन ऐसे दे देंगे, कथन ए सही है, कथन बी सही है, कथन ए और बी दोनों सही है, ऐसे करके आंसर आपको फाइंड आउट करना होता है। ये भी क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, तो इसको भी कैसे आपको फाइंड आउट करना है आंसर को, ये हम संडे की क्लास में करेंगे। देन स्टूडेंट आता है श्रृंखला से। श्रृंखला में कैसे, जैसे 3 2 6 8 18 40, आगे दे देंगे कि खाली स्थान डेस्क, जैसे रिक्त स्थान होता है ना, रिक्त स्थान दे देंगे कि यहाँ पर बताओ लुप्त स्थान पे क्या आएगा, या लुप्त संख्या बताइए, ऐसे करके। तो आपको सही संख्या का चयन करना होता है कि या तो गुना करके आएगा या प्लस करके नेक्स्ट संख्या बढ़ी है, तो वो आपको देखना होता है कि भाई प्लस हो रही है, माइनस हो रही है, गुना हो रही है, क्यूब हो रहा है या स्क्वायर हो रहा है। तो ये हम नेक्स्ट कक्षा में इसको भी अच्छे से सोल्व करेंगे। देन स्टूडेंट आता है
सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का आपको चयन करना है। एक जैसे दे देंगे महासागर, प्रशांत महासागर और डेक्स ऐसे करके दे देंगे, फिर प्रशांत महासागर, द्वीप, द्वीप के आगे खाली स्थान दे देंगे कि यहाँ पर क्या आएगा। तो इसको भी मैं आपको जो अपनी संडे की क्लास लूंगी उसमें सोल्व कराऊंगी। और ये प्रश्न है स्टूडेंट सन 2020 के PYQ के क्वेश्चंस। तो इसको मैं पूरा पेपर, पूरा जितने भी 100 क्वेश्चन हैं या 50 क्वेश्चन ले लेंगे, 50 क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, क्योंकि 100 तो इस बोर्ड पे आना बहुत ही मुश्किल का काम है स्टूडेंट, इतने क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आते। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि जैसे 50 सोल्व करा दिए, 50 अगली कक्षा में सोल्व करा दूंगी। तो 2 कक्षा में हमारा एक पेपर PYQ का सोल्व हो जाएगा। और अभी तो टाइम है, अगर 2 क्लास में हमारा एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सोल्व हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। हम चीज़ों को आराम से CSAT में करते हुए चलेंगे स्टूडेंट। और हम ये तो 66 नंबर की बात है, हम 100 प्लस इसमें अपना स्कोर करके ही आएंगे। तो ये थी आज की स्टूडेंट CSAT की क्लास। आप फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको CSAT की क्लास कैसे लगी, और मैं अगले संडे क्लास लेकर आऊं या नहीं। ये क्लास स्टूडेंट आपकी प्रतिक्रिया के ऊपर ही मैं अगली क्लास में लेकर, मतलब अगले संडे को लेकर आऊंगी। तो फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर दीजिएगा कि भाई कैसी आपको क्लास लगी, क्या मुझे CSAT की क्लास अच्छे से करानी चाहिए, मतलब नेक्स्ट संडे लानी चाहिए। तो ये सब आपकी प्रतिक्रिया के ऊपर डिपेंड करेगा। और आज की क्लास आपको कैसे लगी इसको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये क्लास कर रहे हैं स्टूडेंट हम संडे की नाइट को शूट। तो अब मैं थोड़ा टाइम टेबल आपको मंडे से स्टूडेंट मैं आपको पूरा अपना टाइम टेबल बता दूंगी कि कौन सी कक्षा मेरी कब आएगी। जैसे कि मैं आपको भूगोल करा रही हूँ, भूगोल की स्टूडेंट अपनी 4 क्लास हो चुकी है। तो भूगोल की क्लास जैसे आपको कितने बजे मिलेगी, मतलब दिन में कितने बजे मिलेगी या रात को मिलेगी। अपनी इतिहास की क्लास कैसे जो मैं करा रही हूँ वो आपको कितने बजे मिलेगी। और जो मैं अपनी करंट अफेयर की डेली करंट अफेयर आपको स्टेट लेवल PCS और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए करा रही हूँ, जिसमें कि मेरे 65 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, वो आपको किस टाइम मिलेगी। तो ये सारा जो टाइम टेबल का शेड्यूल है वो मैं आपको कल की क्लास में अच्छे से बता दूंगी। और उसी टाइम आपको क्लास में जुड़ना है। और वो क्लास स्टूडेंट जो मैं टाइम टेबल बनाऊंगी आपको रोज उसी टाइम पे वो क्लास जरूर मिलेगी। तो आपका वैसे तो आपको नोटिफिकेशन से ही पता चल जाएगा। और यही ऐसे ही हम जो अपना टाइम टेबल है इसको आगे ऐसे ही पूरे जब तक भी मैं पढ़ाऊंगी यूट्यूब पे ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। तो एक टाइम टेबल फिक्स मुझे अच्छा नहीं लगता स्टूडेंट, क्योंकि काफ़ी दिक्कत थी कि लाइटिंग की प्रॉब्लम थी, और जैसे ठंडी थी तो धूप नहीं आती थी घर में, तो उस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती। मतलब और मैं क्या-क्या मतलब प्रॉब्लम्स गिनवाऊँ, किसी दिन आराम से बताऊँगी कि एक लेक्चर तैयार करने में हमें कितना टाइम लगता है और किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट ऐसे ही वीडियो एजुकेशन की शूट नहीं होती है, ये काफ़ी रिसर्च करके काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जब तभी हम स्टूडेंट एक लेक्चर को रिकॉर्ड करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि उसे बच्चों को आराम से समझाएँ और उन्हें हम पूरी, मतलब उनको अच्छे से समझ में आए। तो आप ज़रूर बताइएगा आपको CSAT की क्लास कैसी लगी, और हर संडे क्या हम CSAT की क्लास लेकर आए। तो जैसे आप बताएंगे, जैसे कमेंट करेंगे वैसा कर लेंगे। सब कुछ स्टूडेंट आपके लिए मैं कर रही हूँ, जितनी भी मेहनत कर रही हूँ। मैं सोची हूँ कि जो मेरे से गलती हुई है मेरे स्टेट लेवल PCS में, यूपी PCS में मेरा 2 नंबर से, मतलब 1 क्वेश्चन से CSAT रह गया था। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती मेरा किसी भी स्टूडेंट का किसी भी वजह से, ये तो CSAT है या CSAT में सिलेक्शन रुके या GS में उनका सिलेक्शन रुके। तो स्टूडेंट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी यूपी PCS में जब से मैंने ये 2 नंबर की अपना हार देखी है, मैं काफ़ी, मतलब परेशान हो गई थी उस टाइम पे भी। लेकिन मैंने काफ़ी अपने आप को मजबूत किया और मैंने यही प्रण लिया था कि जो मेरे से गलती हुई है वो मैं ऐसे अपने स्टूडेंट को ट्रेन करूँगी कि वो ये गलती ना करें, और वो ऐसे तैयारी करें ना, वो एक बार में ही अपना जो भी उनका टारगेट है ना स्टूडेंट वो पूरा करें। तो आपको जो मेरे से गलती हुई है उन गलतियों को दोहराना नहीं है, इसलिए मैं स्टूडेंट CSAT की क्लास लेकर आई हूँ। तो हर संडे हम CSAT करेंगे। तो आप कमेंट करके बताना कैसे आपको क्लास लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करें, सपोर्ट करें चैनल को। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है स्टूडेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो बेल आइकन होता है ना ऑल वाला, वो ऑल वाला बेल आइकन दबा ले। उससे क्या होगा, जब भी मैं अपनी वीडियो शूट करके डालती हूँ सबसे पहले आपके फ़ोन की घंटी बज जाएगी, और आपको आपकी तैयारी अच्छे से करते रहना है। और पेन पेपर CSAT की क्लास में तो ज़रूर लेके बैठना है, क्योंकि स्टूडेंट इसमें क्या होता है, इसमें अपने को प्रैक्टिस करनी है, चीज़ों को सॉल्व करना है। तो धन्यवाद स्टूडेंट, शुभ रात्रि। मिलते हैं आपको कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।